कि आज हम कैप्टन अमेरिका कप्तान अमेरिका 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2014 में आई थी। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भैया पार्ट 1 जब खत्म होता है तो उसमें हमने पता क्या देखा था कि कप्तान अमेरिका की बॉडी को 70 साल बाद बर्फ से निकाला गया, उसे रिवाइव किया गया। अब इस पार्ट में उसके दूसरे पार्ट का सीन देख रहे हैं दोस्तों, जब कप्तान अमेरिका इस दौर में भी रहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो निक फ्यूरी उसके पास आते हैं भैया, और जो कि एक बहुत ही एजेड इंसान है, वो कैप्टन अमेरिका से एक मिशन के बारे में बात करते हैं जिसमें कैप्टन अमेरिका की साथ ही एक लड़की होती है, उसका नाम नताशा होता है। एक सीक्रेट मिशन है दोस्तों जिसके लिए इनकी और भी टीमें बनाई जाती हैं और इन्हें लीड कर रहा होता है एक एजेंट। ये मिशन एक्चुअली कुछ लोगों को हाइड्रा की कैद से बचाना है दोस्तों, जो कि एक शिप में कैद थे। अब कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ शिप पर जाता है। वहां पर जाते ही वहां के लीडर को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। यहाँ पर इनकी घमासान फाइट होती है। जॉर्ज कैप्टन अमेरिका को किक मारने लग जाता है, अपने हाथों से भी उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कप्तान अमेरिका अपनी शील्ड से अपना डिफेंस करता है भैया। उसके बाद कप्तान अमेरिका भी अपने शील्ड का इस्तेमाल करके उसकी धुनाई करने लग जाता है। जॉर्ज गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी बॉडी भैया इतनी कमर लचकीली होती है ना, इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो दोबारा खड़ा हो जाता है और कप्तान अमेरिका को जोर जोर से किक्स मारने लग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो अपना फेस मास्क उतारो और मुझसे अपने शील्ड के बगैर लड़के दिखाओ। कप्तान अमेरिका शील्ड को पीछे लगा लेते हैं, अपना मास्क उतार लेते हैं। अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। कप्तान अमेरिका यानी कि स्टीव उसको बहुत मार रहा होता है, जॉर्ज भी कुछ कम वार नहीं कर रहा होता है। तभी कप्तान अमेरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से पकड़ के एक दरवाजे से टकराता है, दरवाजा उखड़ के बाहर आ जाता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जॉर्ज का सिर जमीन पर पड़ता है, एक मुक्का पड़ता है ना मुंह पे, उसके बाद वो गिर जाता है। ये वही रूम होता है दोस्तों जहाँ पर नताशा भी होती है। वो शिप से सारा डेटा यूएसबी में कॉपी कर रही होती है। तभी उसके पास कैप्टन अमेरिका आता है और वो कहती है कि बस मेरा काम हो ही गया। इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकले जॉर्ज को होश आ जाता है, वो दोबारा इससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी जान बचाते हुए यहाँ से अपने हेडक्वार्टर आ जाता है और निक फ्यूरी को सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर निक फ्यूरी उसे 3 सैटेलाइट्स दिखाते हैं, इनकी मदद से वो किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकते थे। साथ ही नताशा उन्हें वो यूएसबी दे देती है जिसके अंदर उसने शिप का सारा डेटा कॉपी किया हुआ था, जिसे पाकर निक फ्यूरी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उसे देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कोड वर्डिंग की होती है जिसे डिकोड करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था और ये काम इतना आसान नहीं था। इनकी कंपनी का नाम दोस्तों शील्ड होता है, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसमें कप्तान अमेरिका काम करता है और नताशा की भी नौकरी यहीं पे लगी हुई है। और इन सबको खबर होती है कि शील्ड में एक ऐसा जासूस है, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो कि हाइड्रा के साथ मिला हुआ है और वो शील्ड के अगेंस्ट है। हाइड्रा वही है जो शील्ड के अगेंस्ट है और उसका कोई आदमी यहाँ पर बहुत खतरे की बात है। अगर वो यहाँ पर है तो निक फ्यूरी अपने घर जा रहे होते हैं भैया, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो पुलिस होती है और तभी वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर कर रखा था, लेकिन उसे द विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है भैया। निक फ्यूरी काफी जीनियस होते हैं तो वो वहां से निकल लेते हैं और सीधा कैप्टन अमेरिका के पास आ जाते हैं। ये कैप्टन अमेरिका का घर होता है तो निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि स्टीव मेरी जान खतरे में भैया, नताशा ने जो डेटा कॉपी करके मुझे दिया है ना, वो यूएसबी मेरे पास है जिसे बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। मुझ पर रास्ते में हमला भी हुआ है जिसके पीछे हाइड्रा का हाथ है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मारे। अभी के लिए तुम एक काम करो, यूएसबी अपने पास रखो ताकि अगर मुझे कोई पकड़ भी ले तो उनके हाथ ये ना लगे ये यूएसबी। जो डेटा इतनी मुश्किल से हमने हासिल किया है ना, वो हमारे हाथ से निकलना चाहे। लेकिन तभी वहां पर एक और अटैक होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी द विंटर सोल्जर ने कराया था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी की डेथ हो जाती है दोस्तों। कैप्टन अमेरिका अपनी जान और वो डेटा बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, लेकिन निक फ्यूरी की डेथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी बॉडी को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन्हें रिवाइव किया जाए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। इस पर अब काम होने लगता है। कैप्टन अमेरिका शील्ड के हेड के पास जाता है जो उससे कहता है कि स्टीव मैं जानता हूँ जिस यूएसबी में तुम लोगों ने डेटा चुराया है ना, वो निक फ्यूरी के पास है और रात को निक फ्यूरी तुमसे ही मिलने आया था। इसका यही मतलब है कि यूएसबी तुम्हारे पास है, तो चुपचाप वो डेटा मुझे दे दो, क्योंकि अभी तुम इतने अल्डर नहीं हो गए हो कि मुझे इस डेटा के बारे में कुछ पता नहीं होगा और तुम उसे लिए फिर रहे हो। तुम जानते हो कितना खतरनाक है ये। लेकिन स्टीव यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, कहता है मेरे पास कोई यूएसबी वगैरह नहीं है। ये कह के कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव वहां से चला जाता है और एक एलिवेटर में आ जाता है, लेकिन ये बात उस एड से हजम नहीं होती, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो अपने कुछ लोगों से कहता है कि एलिवेटर में कैप्टन अमेरिका पे अटैक कर दो। लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पहले से ही शक हो रहा था, तो जैसे ही उस हेड के सारे लोग उस पर निपटते हैं उसे मारने के लिए, तो कैप्टन अमेरिका उन्हें धकेलता हुआ एलिवेटर का बटन प्रेस कर देता है, खुद की जान छुड़वाता है जिससे वो बाहर आ जाता है। उधर नताशा को भी कैप्टन अमेरिका की फिक्र हो रही होती है, वो उसे ट्रेस कर लेती है और उसका
को अपने पास बुलाती है। उससे वो यूएसबी लेते हुए इस डेटा को पढ़ने की कोशिश करती है। इसे डिकोड करने के बाद इनको पता चलता है कि उनकी अपनी कंपनी जो कि शील्ड है, उसकी दूसरी ब्रांच एक और कंट्री में थी जहां पर इनका काफी ज्यादा डेटा है। अगर उन्होंने वो हासिल कर लिया तो इनकी एजेंसी शील्ड को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब ये दोनों शहर में जाते हैं जहां पर ये एजेंसी की दूसरी ब्रांच होती है, लेकिन वहां जाते ही इन्हें पुराने कंप्यूटर्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। उन कंप्यूटर्स पर एक फिल्म चलने लगती है जो कि एक साइंटिस्ट की होती है दोस्तों। वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पे आके डेटा चुराए, और उन रिकॉर्डिंग्स में साफ साफ जाहिर था कि शील्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हाइड्रा को भी है, क्योंकि शील्ड की कई ज्यादा लोग हाइड्रा की तरफ भी आए और हाइड्रा के कुछ स्पाइस भी शील्ड्स में गए। तो इसीलिए शील्ड को हाइड्रा का डेटा चुराए कोई फायदा नहीं होगा, जबकि हाइड्रा को शील्ड के डेटा के बारे में जानने के लिए कोई शौक भी नहीं था। लेकिन सब एक झूठ था, क्योंकि अगर इनको इन्फॉर्मेशन चुराने की जरूरत ना होती तो हाइड्रा अपने स्पाई क्यों शील्ड में भेजती। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था दोस्तों। अब दूसरी तरफ एक सैटेलाइट एक्टिवेट हो जाता है जिसके बारे में निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को बताया था कि ये हमारे दुश्मनों को मारेगी, जो कि हाइड्रा से ताल्लुक रखती है, उससे कनेक्टेड है। तो सैटेलाइट ये समझ लेती है कि कैप्टन अमेरिका और नताशा हाइड्रा के लोग हैं, तो वो उन पर मिसाइल छोड़ देती है। उस एजेंसी की ब्रांच तबाह होने लगती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका जानता था कि उसके अंडरग्राउंड भी एक रास्ता है। नताशा को वहां से लेकर जाता है और उसे बचा लेता है। तभी कैप्टन अमेरिका को रियलाइज होता है कि उनकी एजेंसी में जो बंदा है जो इन पर स्पाई कर रहा है और हाइड्रा से ताल्लुक रखता है, वो कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही हेड है, जिसने एलिवेटर में कुछ लोग भेजे थे ताकि वो कैप्टन अमेरिका को मार सके। और इनका अपना ही बंदा ऐसा क्यों करेगा? अब कैप्टन अमेरिका नताशा शील्ड की एजेंसी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस हेड ने इन दोनों को धोखेबाज यानी कि ट्रेटर का करार दे दिया था। ना ही उनके पास कोई भी वेपन्स बाकी थे। यहाँ से कैप्टन अमेरिका आर्मी यूनिट चला जाता है, जहाँ पर वो अपने साथी से मिलता है जिसका नाम फैल्कन होता है। उसका भी इस मूवी में बहुत ही मेन कैरेक्टर दोस्तों। कैप्टन अमेरिका उससे सारी बात बताता है। अब ये तीनों कैप्टन अमेरिका, नताशा और फैल्कन टीम अप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब ये तीनों टीम अप करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शील्ड में एक और स्पाई है जो कि हाइड्रा की तरफ से सपोर्ट करता है। वो एक ग्लासेस वाला टकला आदमी होता है जिसको कैप्टन अमेरिका पकड़ लेता है, बिल्डिंग से टांग देता है। कहता है कि देख, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो मैं तो तुझे निपटा दूंगा। अब यहाँ पे वो आदमी बताता है कि तुम लोगों ने जब उस डार्क स्कल का साइंटिस्ट देखा ना, वो तुमसे हाइड्रा के बारे में बातें कर रहा था, और उसकी वजह से सैटेलाइट को ये लगा कि तुम लोग हाइड्रा के आदमी हो, और उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की और उस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। तो हाइड्रा का यही प्लान है कि वो तुम लोगों के तीनों सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले ले। एक को तो वो ले चुकी है, अब देखना वो जल्दी वक्त आएगा जब तीनों के तीनों सैटेलाइट जो निक फ्यूरी ने जैसा कहा था ना कि शील्ड के लिए फायदेमंद है, वो अब हाइड्रा के लिए काम करेंगी। कैप्टन अमेरिका उस ग्लासेस वाले आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमें जगह के बारे में बताओ जहाँ पर ये सब कुछ होता है। वो आदमी इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होते हैं लोग, इन पर विंटर सोल्जर ने अटैक कर दिया होता है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उस ग्लासेस वाले आदमी को अपने साथ बाहर ले जाता है कि तुमने इन सबको हमारे बारे में क्यों बताया। वो उसे मारने के लिए अपने साथ लेकर गया था क्योंकि उसने इनको धोखा दिया था। अब कैप्टन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था कि इतनी मुश्किल से इनके हाथ कोई आदमी आया जो इन्हें इतनी सारी नॉलेज दे रहा है। वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है ताकि विंटर सोल्जर से लड़ सके। जैसी लड़ाई शुरू होती है तो विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है और ये देखकर हम सब काफी हैरान रह जाते हैं कि विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का अपना दोस्त बकी बार्न्स होता है। यहाँ ये सुन लीजिए कि बकी बार्न्स हाइड्रा का मेंबर कैसे बना, हाइड्रा के लिए काम क्यों करता है। क्योंकि पार्ट 1 में जब वो ट्रेन से गिर गया था दोस्तों, तो हमें ये लगा था कि शायद वो मर गया है, लेकिन नीचे से हाइड्रा के लोगों ने बचा लिया था और उसका जितना ज्यादा माइंड वॉश किया, शील्ड के अगेंस्ट बातें भरी, इवन कैप्टन अमेरिका के खिलाफ भी बातें भरी कि अब वो हाइड्रा के लिए काम करना शुरू हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी से मिलने जाते हैं जो कि अब जिंदा हो चुके थे। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि निक फ्यूरी मरे नहीं थे भैया, सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि हाइड्रा उनका पीछा करना छोड़ दे। उनके असिस्टेंट ने तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान भी बचा ली। अब वो ठीक ठाक है। कैप्टन अमेरिका इन्हें से देखकर बहुत खुश होता है तो निक फ्यूरी इनसे कहते हैं कि बस हमें अपने अगले मिशन की तरफ ध्यान देना होगा। तुम जैसा कि जानते हो हाइड्रा ने हमारी सब सैटेलाइट्स को हैक कर लिया है, तुम्हें बस ये करना है कि हमारे सैटेलाइट की चिप में ऐसी चेंजिंग करनी है कि वो दोबारा से शील्ड के साथ कनेक्टेड हो जाए और शील्ड के अलावा किसी भी एजेंसी का कहना ना माने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जल्दी बाकी कंट्रीज पर इसके जरिए फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हम शील्ड की एजेंसी के अंदर ये देखते हैं कि उनमें से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा होता है दोस्तों, और वहां पर कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी आ चुके होते हैं जो कि इसमें पार्ट लेने वाले थे। उनके साथ वो हेड भी शामिल था जो कि
गद्दार था। कैप्टन अमेरिका ऊंची आवाज में अनाउंस करता है कि हमारे अंदर कुछ स्पाइस मौजूद है, हमें उनको पहचानना होगा क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा सैटेलाइट हैक हो चुका है और हाइड्रा इसको हमारे अगेंस्ट यूज करने वाला है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब मेरा साथ दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका वो हेड भी शामिल था, उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी होती है जो कि अचानक से उन पर गन पॉइंट कर लेती है और उन्हें किक मारने लगती है। अब बहुत हैरान होते हैं कि हमारी मेंबर होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी वहां पर एक लड़की कहती है, यही बूढ़ी औरत, कि मैं नताशा हूँ। साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाती है और कहती है कि मैंने तो बस एक्टिंग की ताकि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर आ सकूं, हर चीज पर नजर रख सकूं। तुम लोग कितने मासूम हो। निक फ्यूरी भी वहीं पर आ जाता है और सीधा उस हेड के पास आकर कहता है कि तुमने शील्ड का जो भी डेटा चुराया है उसे डिकोड करके हमें वापस कर दो। वो हेड उसे मना करते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो मर चुके थे। एक सोल को डेटा देने का क्या फायदा है। वो यहाँ पर निक फ्यूरी का मजाक उड़ाने लगता है। तो अभी निक फ्यूरी अपनी आंख से वो कपड़ा हटाते हैं और जो उसने पहन रखा होता है, इनफैक्ट उनकी आंख में एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि कुछ भी रीड कर सकती थी, इवन अगले इंसान की आंखों को भी रीड कर सकती थी, उसके दिमाग के सारी मेमोरी, साथ ही साथ वो डिकोडिंग भी कर सकती थी। निक फ्यूरी अपनी आंख से उस हेड की आंख की तरफ देखते हुए वो सारा डेटा रीड कर लेते हैं और इसकी डिकोडिंग भी कर लेते हैं। साथ ही साथ वो नताशा से कहते हैं कि इसके सारे लोगों को निपटा दो। अब वो दोनों फाइटिंग करके उन सब लोगों को मार देते हैं। अब उधर कैप्टन अमेरिका भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। जैसा कि उसे निक फ्यूरी ने कहा था, वो सैटेलाइट के अंदर जाकर उसमें से हाइड्रा की चिप को रिमूव कर देता है और शील्ड की चिप डाल देता है, जिससे उस सैटेलाइट पर फिर से शील्ड का कब्जा हो जाता है। उसको कंट्रोल निक फ्यूरी की असिस्टेंट ही कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर बकी वांस यानी कि विंटर सोल्जर आ जाता है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि अभी भी उसके पास उसकी वो सारी मेमोरीज होती हैं उस टाइम की जो उसने बकी बांस के साथ अच्छे से गुजारी थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि बकी बांस के दिल में अब उसके लिए कितनी नफरत है। वो तो ब्रेन वॉश किया जा चुका है क्योंकि इस हद तक, इस लिमिट तक उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। विंटर सोल्जर उस सैटेलाइट के साथ लड़कर कैप्टन अमेरिका पर फायरिंग करने लगता है। वो उसके पास आकर उसे मुक्का मारता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका आगे से खामोश होता है, उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। लेकिन तभी सैटेलाइट में आग लगने लग जाती है और उसके कुछ पार्ट नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को, अपने बकी बांस दोस्त को, ये बताता है कि ये सैटेलाइट अब हमारे कब्जे में है। तो विंटर सोल्जर उसे पंचेस मारने से रुक जाता है और सैटेलाइट के तबाह होते ही वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है, जबकि बकी बांस यानी कि विंटर सोल्जर जिंदा होता है। लेकिन अचानक पता नहीं उसे वहां पे क्या याद आता है। वो कैप्टन अमेरिका को पानी से बाहर निकालता हुआ बाहर आ जाता है और खुद जंगल की तरफ जाकर गायब हो जाता है। इसके बाद इसका किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है। हम नताशा को देखते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रही होती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमने हाइड्रा को हरा दिया है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी को साथ में देखते हैं, जो कि एक ग्रेव पर खड़े होते हैं और वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि निक फ्यूरी की नकली ग्रेव थी। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि तुम यहाँ पे किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, लोगों को बस यही लगते रहने दो कि मैं मर चुका हूँ, ताकि ना ही कोई मेरे पीछे आए, ना सब लोग यही समझें कि शील्ड का एक अच्छा बंदा जो कि हर किसी से लड़ सकता है भी जिंदा है, क्योंकि मैं छिपकर उनके अगेंस्ट काम करना चाहता हूँ और यही बेटर ऑप्शन है। आखिर में हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को एक साथ देखते हैं, जो कि आज भी बकी बांस की तलाश में होते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का यही अंत हो जाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे